हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस जो हुआ था 20 सितंबर 2015 को। और इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे 2023 का भी कर लिया है प्रीवियस पेपर, 22 के भी कर लिए हैं, 21 का भी कर लिया है और 19 का भी कर लिया है हमने। और हमने 18 का भी करा है, हमने 16 का भी कराया है और अब हम 15 का कर रहे हैं। और आगे भी ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। जितने भी प्रीवियस पेपर आज तक सी टेट के हुए हैं वो सभी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है, जो जितने भी प्रीवियस पेपर आज तक मैंने कराए हैं उन सभी प्रीवियस पेपर की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां से क्लिक करके जितने भी पेपर मैंने अभी तक कराए हैं उन सबको भी देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपकी बुक में 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। एसएसटी की बात कर रही हूं मैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस तीनों इसी में से आती हैं, इसलिए ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपके सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो प्लीज आप मेरे चैनल पर विजिट करिए एक बार, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इन सभी प्लेलिस्टों को देखिए। ठीक है, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो सबसे लास्ट में लगी हुई है, देखिए ये सी टेट की है प्लेलिस्ट, तो आप इसको भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। पहला है 2005 का जो एनसीएफ है, ये एनसीएफ के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये एनसीएफ के बारे में बोल रहे हैं, और एनसीएफ को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, की रूपरेखा 2005। तो पहला है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तीसरा है अपेक्षाओं मतलब शिक्षक जैसा चाहते हैं कि स्टूडेंट उस टाइप का होना चाहिए, तो उस तरह का होना चाहिए। तीसरा है कक्षा के जीवन से होना चाहिए। ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, देखो ये भी गलत ही है आपका। चौथा है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो बच्चे का जो विद्यालय जीवन का जो मेल है, यानी कि विद्यालय में जो चीज पढ़ाई जा रही है वो किससे संबंधित होनी चाहिए? वो बाहर के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा व्यवहारिक ज्ञान भी ले सके, और उस ज्ञान, जो भी ज्ञान वो विद्यालय में सीख रहा है, अगर हम उसको व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, यानी कि विद्यालय के बाहर के ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चा सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सब जरूरी है। और देखिए एनसीएफ आपको अगर टाइम लगे तो आप पढ़ लेना, 2005 में भी आया था, उसके बाद भी आया है, और अभी हाल फिलहाल में 2022 या 23 का भी एनसीएफ आया हुआ है, तो आप उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना। इससे क्या होता है, एनसीएफ पढ़ने से आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक एनसीएफ पढ़ने से ये जो आपकी पेडागोजी होती है ना, ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, पेडागोजी अच्छे से समझ में आ जाती है। पेडागोजी का मतलब हो गया कि आपको बच्चे को कैसे डील करना है, आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, उसके साथ कैसे कनेक्ट कर पाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजनाओं के तहत क्षेत्रीय भ्रमण करने को कहा जाता है, जिससे कि अब क्या कहा जा रहा है, उच्च प्राथमिक के स्तर के बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि अगर हम ताजमहल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम ताजमहल दिखा के लाएंगे। अगर हम उनको टिस्को के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो आयरन फैक्ट्री है, सॉरी स्टील की फैक्ट्री है ना, अगर हम टिस्को के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम टिस्को उसको, अगर संभव है तो हम उसको घुमाने ले जाएं, या आसपास में हम जिस चीज के, जैसे खेत खलियानों के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको लेके जाओ खेत में, और आपको उस फसल के टाइम पे लेके जाओ और उनको समझाओ। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण को कहा जा सकता है, जिससे कि अब अगर क्षेत्र भ्रमण हम बच्चों को कराएंगे तो उससे बच्चों को क्या फायदा है? पहला है विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे और शिक्षक अन्य कार्य करने के लिए मुक्त रहेंगे। तो शिक्षक क्या करने आते हैं विद्यालय में? पढ़ाने आते हैं ना, अन्य कार्य थोड़ी। दूसरा है यह परियोजना पूर्ण करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं
को पूर्ण करता है। तीसरा है यह अवधारणाओं के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। देखो, आनंदमय के साथ साथ हमें बच्चे को चीजों को समझाना भी है, केवल आनंदमय नहीं बनाना है। केवल उसको ऐसा नहीं है कि वो केवल इंजॉय कर रहा है पढ़ाई को, पर इंजॉय करने के साथ साथ वो कितना सीख रहा है ये भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि उसको सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि बिल्कुल सही है। यह अवधारणाएं क्या किस चीज को बढ़ावा देती हैं कि विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने के योग्य बनाती हैं, क्योंकि वो वास्तविकताओं को देखता है, वो एक्चुअल में देखता है कि चीज कैसी है, तो उसके आधार पर ही वो अपनी अवधारणाएं बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं सीटेट के लिए, ये उसी स्तर की बात हो रही है, 6th 7th और 8th। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर बोलते हैं। प्राथमिक कौन सा हो गया? 1 to 5। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास तक हो गया प्राथमिक, और 6th 7th 8th हो गया उच्च प्राथमिक। ठीक है, पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो अभी हमने जो पीछे देखा वही विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम जिस चीज के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चीज के बारे में हम उसको भ्रमण कराएं। ठीक है, ये क्या है? भ्रमण है। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6th 7th और 8th के बच्चों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? पहला है रट रट करके सीखना। देखो, ये तो किसी भी कक्षा के लिए उचित है ही नहीं, चाहे आप किसी भी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, रट कर नहीं आपको सिखाना है। दूसरा है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, यानी कि अवधारणाओं को जोड़ जोड़ के सीखना, है ना। थोड़ा थोड़ा उनको बताना कि इस तरह से चीजें हैं, और उनको जोड़ जोड़ के उनको हम सिखा सकते हैं, संश्लेषण से सीखना। तीसरा है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना। सबसे जो सही आंसर होता है वो यही होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जितना सिखा रहे हैं हम बच्चे को कोई भी ज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट का ज्ञान, उसको वो अपनी लाइफ में प्रयोग करे। ठीक है, अगर वो अपनी लाइफ में उसको प्रयोग नहीं कर रहा है तो सीखना उसका कैसा हो गया? व्यर्थ हो गया, है ना। हमें क्या बनाना है? जो भी हम सिखा रहे हैं बच्चे को, किसी भी क्लास के बच्चे को, वो उसके लिए सार्थक सिद्ध हो। ठीक है, और देखो, अगर ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो दूसरा वाला भी सही हो जाता, अगर ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होता। और रटना तो बिल्कुल गलत है, और केवल परिभाषा ही सिखाना भी गलत है। जब परिभाषा रटने से बच्चे को किसी भी चीज के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी नहीं मिलेगी, और अगर आप केवल उसको जानकारी ही दे रहे हैं तो वो उसका जो ज्ञान है उसका कहीं भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे आप बारिश पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए कि देखो, मैदानी जो इलाके हैं उनमें इस तरह की बारिश होती है, पहाड़ों पे इस तरह की बारिश होती है, समुद्र के किनारे इस तरह की बारिश होती है, ये इस तरह का चक्र होता है। आप देखिए, आपके अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं तो जून के आसपास इस तरह की बारिश होती है ना। तो इस तरह से अगर आप सिखाएंगे, अब जब वो घर पे बारिश होती हुई दिखेगा तो वो अपने घर पे बताएगा कि मम्मा आज बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि अब गर्मियां पड़ रही हैं, तो जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो गया है और भाप बन के ऊपर आ रहा है, और फिर वो आपस में हवाएं टकरा रही हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो बच्चा उसका प्रयोग कर रहा है जो आप समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और शिक्षक के पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि उसने जो पढ़ाया है बच्चा उसको अपने जीवन में उतारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? क्या पढ़ाना है? हमें पढ़ाना है बाजार। और देखो, जो 34 तक जो क्वेश्चन थे वो आपके थे पेडागोजी से, और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि 6th 7th 8th की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आगे अब मैं बताती रहूंगी कि कौन सी बुक से कौन सा क्वेश्चन आया है।
ठीक है। पेडागोजी तो नहीं आती है आपकी एनसीईआरटी बुक से, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अब देखो ये 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया, चैप्टर नंबर 8, और बाजार ही चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है। क्वेश्चन है दुकानदारों के उत्पादन को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। पहला है ग्राम भोजक, दूसरा है गर्भगृह, तीसरा है प्रदक्षिणा, और चौथा है मंडप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, मंडप। देखिए पहले हम इन सब के मीनिंग जान लेते हैं कि किसका मीनिंग क्या है। ग्राम भोजक का मतलब होता है प्रधान, गर्भगृह का मतलब होता है जो कोई भी जो मंदिर होता है उसमें जो मूर्ति रखी होती है उसको बोलते हैं मूर्ति, उस प्रतिमा जहां रखी होती है उस स्थान को बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है। और तीसरा है प्रदक्षिणा, ये क्या होता है, मंदिर के या उस मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने का, जो परिक्रमा करने का जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा। और मंडप होता है जहां पर जो भक्तगण होते हैं वहां पर वो वेट करते हैं अपनी बारी आने का। देखिए जो हमारा राम मंदिर है ना वो बिल्कुल इसी शैली पे बना हुआ है। सबसे पहले क्या है, आप मंदिर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होंगी। ठीक है, इस तरह से सीढ़ियां होंगी मंदिर में ऊपर जाने के लिए। जब आप मंदिर में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक हॉल टाइप का होगा। ठीक है, आप इस हॉल में बैठ सकते हैं या प्रतीक्षा कर सकते हैं अपनी बारी आने की। एक हॉल यहाँ होगा। ठीक है, 2 हॉल हो गए। फिर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है गर्भगृह। यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर भगवान की मूर्ति है। श्री राम जी का जो अयोध्या वाला मंदिर है जो हाल फिलहाल में अभी बन भी रहा है, उसमें आप देखेंगे कि रामलला यहाँ पर विद्यमान है। कोई भी भक्त जाएगा सीढ़ियों पे चढ़ेगा, ये जो स्थान है ये वाला, इसको बोलेंगे मंडप। ठीक है, और इस ये जो मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, भगवान जी की प्रतिमा जहां पर रखी हुई है, उसको बोलेंगे गर्भगृह। ठीक है, इस तरह की होता है मंदिर। और जो प्रदक्षिणा होती है वो परिक्रमा जहां परिक्रमा लगाई जाती है उस स्थान को बोलते हैं प्रदक्षिणा। देखो कई बार क्या होता है, मंदिर के अंदर ही परिक्रमा लगाने का होता है और कई बार क्या होता है मंदिर के बाहर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मंदिर है, कई मंदिरों में तो होता है, मैंने देखा है कई मंदिरों में, तो कई मंदिरों में जो परिक्रमा करने का स्थान होता है वो इस तरह का होता है, मंदिर के बाहर परिक्रमा होती है। ठीक है, और कई मंदिरों में क्या होता है, जो गर्भगृह होता है उसके आसपास परिक्रमा होती है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। पहला है, देखो ये गलती से टाइपिंग हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये पूरा जाए, आधा जा नहीं है, ये पूरा जाए। जरतूश के विचार, दूसरा है बुद्ध संघ के नियम, तीसरा है संस्कृत व्याकरण, चौथा है महावीर के उपदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम, यानी कि बौद्ध धर्म के जो नियम है वो किस में लिखे गए हैं, वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। और आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म में जो पिटक हैं वो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। ठीक है, ये 3 है बौद्ध धर्म में। और देखो ये जो आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी में से आया है, चैप्टर नंबर 6 ही है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी लिखा है और जैन धर्म के बारे में भी लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी। पहला है प्राकृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू और चौथा है संस्कृत। जो हर्षवर्धन के दरबारी थे या उनको राज्य कवि भी बोल सकते हैं, वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने जो जीवनी लिखी है वो किस में लिखी है, बाणभट्ट की जीवनी वो संस्कृत में है। ठीक है,
किसमें है? संस्कृत में। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला भी 6th क्लास की एनसीईआरटी में से ही आया है क्वेश्चन, 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 40, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षाणियों यानी कि जैसे उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या बोला गया है? भिक्षु बोला गया है, यानी कि खुद कमाते नहीं है वो, पैसे तो खुद कमाते नहीं है, उनकी गृहस्थी नहीं होती है, तो वो कैसे दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब आप जो भी होते हैं बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म के जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं ना हिंदू धर्म में, उस तरह से होते हैं बौद्ध धर्म में, तो उनको भिक्षु भिक्षाणियां बोला गया है कि मतलब जो आप दे दोगे उस पर ही वो निर्भर है। आपके घर वो खाना लेने के लिए आएंगे, आप जितना उनको दे दोगे उतने में ही वो अपनी गुजर बसर करेंगे। ठीक है, आप 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, सब्जी दे दो, दूध दे दो, जो आपका इच्छा करे वो आप दे दोगे, उस पर कहा गया है। तो भिक्षु का मतलब है जो खुद ना खाना बनाते हैं, ना खुद पैसे कमाते हैं, ना कुछ करते हैं, वो केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और भिक्षु का मतलब हुआ कि वो दूसरे लोगों पर निर्भर है। ठीक है, दूसरे जो उनको भोजन देंगे वो उसको ही ग्रहण कर लेंगे भगवान का प्रसाद समझकर, और उस पर ही वो जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य होता है भगवान की भक्ति करना। ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म में हो, चाहे वो आपके हिंदू धर्म में हो। ठीक है, इन दोनों, चाहे जैन धर्म में हो, मैं इन तीनों धर्मों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी दोस्त मतलब मेरी फ्रेंड सहेलियां रही थी बचपन में, तो इन दोनों धर्मों से तो मुझे पता है इन दोनों धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षाणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, यानी कि जो सबसे पहले जो विहार थे, विहार यानी कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि जहां पर भगवान की भक्ति की जाती है या आराधना की जाती थी। ठीक है, वो किस तरह के बने होते थे? ए है मिट्टी के, दूसरा है पत्थर के, तीसरा है लकड़ी के, चौथा है ईंटों के। तो देखो पत्थर के ईंट के तो बना हो ही नहीं सकते, इतना ज्यादा ईंटों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। ठीक है, तब के जितने भी किले हैं वो सारे पत्थरों से ही बने हैं, ईंटों से नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। पहले जो सबसे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो विहार बनाए, यानी कि जो भगवान की आराधना करने के स्थल थे, वो किसके थे? पत्थर के। और मेनली क्या थे वो? उन्होंने गुफा बनाकर वो लोग रहते थे, भिक्षु और भिक्षाणियों। ठीक है, और बाद में क्या होने लगा? बाद में ये लकड़ी के बनाए जाने लगे, है ना, लकड़ी से भी बना के वो लोग रहते थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब भी प्लीज करके कर देना, क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी चलेगी। अभी तो आपके एग्जाम को लगभग 2 महीने हैं, तो 2 महीने ये कंटिन्यूअस चलेगी सीरीज, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपने अच्छे से, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, आपको प्लेलिस्ट भी दिखाई थी, अगर वो सारी प्लेलिस्ट आपने कर ली और ये सीटेट का वाली भी प्लेलिस्ट कर ली, तो आपके आराम से जो सोशल साइंस का पेपर है होगा आपका सीटेट का, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आपके 60 में से 50 या 55 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।